नमस्कार। प्रोफेसर के बीच की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास का सल्तनत काल का पीरियड हमने पढ़ा था। अब हम मुगल काल के बारे में चर्चा करते हैं। मुगल काल का जो टाइम पीरियड है 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का है। इस दौरान दो वंशों ने शासन किया था, मुगल वंश और सूरवंश। मुगल वंश की स्थापना करने का श्रेय भारत में बाबर को जाता है, जिसने 1526 ईस्वी में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को परास्त करने के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। और उसके पश्चात बाबर ने पानीपत के फर्स्ट युद्ध के पश्चात 3 और महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, राणा सांगा को परास्त किया। 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को परास्त किया था। और 1528 ईस्वी में इब्राहिम लोधी के छोटे भाई महमूद लोधी को गागरा के युद्ध में परास्त करके एक तरह से उत्तरी भारत में अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने का जो प्रयास किया था उसमें वो सफल हुआ था। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु के पश्चात बाबर के बड़े पुत्र हुमायूं ने दिल्ली के इलाके पर अपना अधिकार किया। क्योंकि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को अपने अन्य भाइयों के साथ सहृदयता का व्यवहार करने का उपदेश दिया था, जिसके फलस्वरूप हुमायूं ने अपने छोटे भाइयों कामरान, अस्करी, हिंदाल में अपने साम्राज्य को बांट दिया था। हुमायूं के पास दिल्ली और आगरा का इलाका था। उसने अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास भी किया, जिसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुआ था। परंतु उस समय उसके सामने दो प्रमुख शक्तियां उसका मुकाबला कर रही थी, गुजरात के बहादुर शाह और बंगाल का शेरशाह सूरी। और इन दोनों ही ताकतों से हुमायूं लड़ता हुआ अपने राज्य को सुरक्षित करने में वो प्रयास करता रहा था। इसी दौरान 1534 ईस्वी में हुमायूं के सामने एक बहुत ही अच्छा मौका था, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो चित्तौड़ की उस समय शासिका कर्मवती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की अपील की थी। परंतु हुमायूं जब चित्तौड़ जा रहा था, उसी समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने उसके सामने एक बात रखी कि वो एक काफिरों के खिलाफ युद्ध कर रहा है, इसलिए हुमायूं को काफिर की सहायता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि हुमायूं उसकी बातों में आ गया और उसने चित्तौड़ के शासक कर्मवती का सहयोग नहीं किया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो सहयोग तो करना चाहता था, परंतु समय पर नहीं पहुंच पाया। जो भी स्थिति हो, राजपूतों का जो सहयोग उसके पुत्र अकबर ने प्राप्त किया था, वो हुमायूं भी प्राप्त कर सकता था, परंतु वो उसमें सफल नहीं हुआ। हुमायूं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बंगाल का जो समय शासक था शेर खां। उसके 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ता है। और 1540 के बिलग्राम के युद्ध में पुनः हुमायूं शेर खां से परास्त होता है और पराजय होने के पश्चात उसको भारत छोड़कर भागना पड़ता है कंधार की तरफ। सिंध और सिंध के बाद में वो कंधार की तरफ भाग जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो मुगल काल में बाबर हुमायूं के पश्चात एक तरह से एक नए वंश की स्थापना होती है, वो है सूरवंश, यानी सेकंड अफगान राज्य। यानी हिंदुस्तान में पहला अफगान राज्य लोधी वंश है और दूसरा अफगान राज्य सूरवंश है। और जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी 1540 ईस्वी में। उसने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त करने के पश्चात दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया और उसके पश्चात अपना राज्य विस्तार करने का उसने प्रयास किया था। और इसी श्रेणी में 1544 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध। मारवाड़ के शासक मालदेव उस समय अपनी शक्ति के चरम पर था और पूरे राजस्थान में, राजपूताना में उसका एकाधिकार था, उसकी तूती बोलती थी।
तब शेषा सूर्य ने अपने साम्राज्य विस्तार के तहत उसने मारवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 1544 जनवरी 1544 में जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध में शेषासुर ने अपनी कूटनीतिक चाल के द्वारा मालदेव को युद्ध से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी उसके जो दो सेनापति थे, जेतार कुपा और मालदेव के मध्य अविश्वास पैदा कर दिया था, जिसके कारण मालदेव अपनी मुख्य सेना लेकर गिरी सुमेर से जा चुका था और उसके सेनापति जेता और कुपा ने सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ शेषासुर का मुकाबला किया था। और एक स्थिति ये भी आ गई थी कि शेषासुर पराजय की स्थिति में पहुंच गया था, परंतु बाद में सैन्य बल ज्यादा होने के कारण शेषासुर को विजय मिली थी। और इस विजय के पश्चात शेषासुर को कहना पड़ा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यदि मालदेव की पूरी सेना होती तो मेरा क्या हस्र होता। 1545 ईस्वी में शेषासुर यहाँ से कालिंजर पर अटैक करता है और कालिंजर अटैक के समय एक आग्नेयास्त्र के फटने के फलस्वरूप शेषासुर की मृत्यु हो जाती है। शेषासुर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इस्लाम शाह शासक बनता है और उसका टाइम पीरियड 1545 से 1553 ईस्वी तक रहता है। इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र फिरोज शाह शासक बनता है, परंतु उसी के मामा महमूद आदिल शाह ने उसकी हत्या कर दी। और इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात एक तरह से पूरा सूर साम्राज्य 5 हिस्सों में अलग अलग बंट जाता है, जिसमें मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम का सूर, सिकंदर सूर आदि इस राज्य को अपने अलग अलग भागों में विभाजित करके राज्य कर रहे होते हैं। और इसी दौरान वापस हुमायूं अपनी शक्ति को इकट्ठा करता है और इकट्ठी करने के पश्चात वो 1555 ईस्वी में पुनः पंजाब के रास्ते दिल्ली की ओर आता है और मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में उसने तातार खां के नेतृत्व में सूर सेना को परास्त करके उनको खदेड़ा था। तत्पश्चात जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में उसने सिकंदर शाह सूर को परास्त करके एक तरह से सूर वंश की जो वर्चस्व था उसको समाप्त करने का जो प्रयास किया था उसमें वो सफल हुआ और 1555 ईस्वी के अंत में वो दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लेता। परंतु जनवरी 1556 ईस्वी में जब वो अपने दीन पना नामक दुर्ग में पुस्तकालय की सीढ़ियों पर बैठा था और अजान के समय जब वो नीचे उतर रहा था तो सीढ़ियों से फिसल कर वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु होती है। लैनपुन ने हुमायूं के लिए बहुत ही अच्छी कोटेशन लिखी है कि हुमायूं जिंदगी भर फिसलता रहा और अंत में फिसलकर ही जिंदगी से बाहर हो गया। 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात अकबर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। उसके संरक्षक बैराम खान ने पंजाब के कलानौर में उसको राजगद्दी पर ईंटों के चबूतरे पर बैठाकर उसको उसका राज्याभिषेक किया। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। 1556 से 1560 तक वो अपने संरक्षक बैराम खां के संरक्षण में उसने राज्य किया था और इसी दौरान पानीपत का सेकेंड युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था और हेमू जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी उसके साथ 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें अकबर विजयी होता है। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैराम खां के संरक्षण में और तत्पश्चात वो स्वतंत्र शासक की हिस्से से शासन करता रहता है। इस दौरान उसने भारत के संपूर्ण इलाके पर आक्रमण करके उनको विजय करने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी हुआ। विभिन्न राजवंशों को उसने परास्त किया, विभिन्न राज्यों पर आक्रमण करके उनको विजित किया था। इसी दौरान 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के साथ भी उसका युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में और अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। और इस युद्ध में आपको अधिकांश किताबों में मिलेगा कि अकबर विजयी हुआ था, परंतु स्थानीय सोर्सेज और अभी तात्कालिक जो शोध हुए हैं उन शोध से पता चल रहा है कि अकबर इस युद्ध में विजयी नहीं हुआ था। यानी अकबर की जो सेना थी जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहा था उसको इस युद्ध में विजय नहीं मिली थी, बल्कि राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी हुए थे। परंतु उनके पास जो सैन्य बल था
वो कम था। इसके कारण उन्होंने अपनी व्यूह रचना यानी सीधा मुकाबला करने के बजाय छापामार युद्ध के द्वारा मुगल सेना का मुकाबला करने का निश्चय किया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि अकबर ने अपने नीतियों के द्वारा उस समय के जो राजपूत थे उन राजपूतों को अपने पक्ष में करने का फैसला किया। उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को सुदृढ़ करने का निश्चय किया था, जिसमें वो सफल भी हुआ था। 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जहांगीर नया शासक बनता है और इसका समय 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहता है और ये अपने न्याय के लिए जाना जाता है। उसने अपने महल के बाहर सोने के 2 शेर रखे थे जिसके मुंह में जंजीर होती थी। कोई भी व्यक्ति जिसको न्याय चाहिए फरियाद करने वाले को, वो उस जंजीर को खींचता था तो घंटी बजती थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो न्याय के लिए जहांगीर जाना जाता है और दूसरा जहांगीर अपने चित्रकला के लिए जाना जाता है। यानी उसने चित्रकारों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था। और उसके शासनकाल के समय में, अंतिम समय में सारा का सारा कहते हैं कि शासन उसकी जो पत्नी थी नूरजहां उसके हाथ में आ चुका था, वो ही सारा शासन चलाती थी। 1627 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शाहजहां राजगद्दी पर आसीन होता है और उसने 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया था। उसने भी अपना साम्राज्य विस्तार किया था और उसके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है या जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो उस समय की स्थापत्य कला है। मुगलों की जितने भी स्थापत्य कला की जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो शाहजहां के समय की है और शाहजहां ने सफेद संगमरमर के द्वारा कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया, जिसमें से ताजमहल भी एक है। 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों में 4 पुत्र थे, दारा, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। उनके मध्य उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंततः औरंगजेब विजयी होता है और वो अपने पिता शाहजहां को अपदस्थ करके बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। दिल्ली और आगरा का जो मुगल वंश का जो राज्य था उस राज्य पर औरंगजेब आसीन होता है और 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक उसने शासन किया था। यानी इसके समय में काफी देखे तो विद्रोह हुए थे क्योंकि इसकी जो धार्मिक नीति थी काफी कट्टर थी। गैर मुसलमानों के साथ इसका व्यवहार काफी रूढ़ था, वो उनके साथ अत्याचार करता था। इसके फलस्वरूप उसके खिलाफ जाटों ने विद्रोह किया, सतनामियों ने विद्रोह किया, सिखों ने किया, राजपूतों ने किया। इसके अलावा दक्षिण में मराठा शक्ति ने भी इसके खिलाफ आंदोलन किया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से देखा जाए तो ये सारा का सारा जो मुगल काल है जिसकी शुरुआत बाबर से शुरू होती है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक का ये शासनकाल, जिसमें कुछ समय के लिए यानी 1540 से लेकर 1555 तक सूर्यवंश के शासकों ने भी यहाँ शासन किया था। ये सारा का सारा पीरियड जो मुगल काल का है, जिसमें सबसे पहले सल्तनत उसके बाद में मुगल काल, इसका ये संक्षिप्त विवरण है जिसका हम बाद में एक एक टॉपिक के माध्यम से विस्तार से हम वर्णन करेंगे, इसका विवेचन करेंगे।